सिकंदर की वापसी। विपाशा नदी की शीतल लहर मंद मंद गति से कलकलनाद करती हुई आगे बढ़ रही थी। इसके सुरम्य शांत किनारे पर भारतीय सैनिकों का विशाल शिविर लगा हुआ था और इस शिविर का गणनायक राक्षस था। राक्षस शिविर के बाहर नदी के किनारे एकांत में टहल रहा था। इस समय वह अकेला था। उसे याद आया कि एक दिन नंद की राजसभा में आचार्य चाणक्य ने उन्हें कितने धैर्य से यह समझाने का प्रयास किया था कि राजन, यवन आक्रमणकारी है। वे ब्राह्मणों और बौद्धों में भेद नहीं मानेंगे, इसलिए ब्रह्म तत्व का पालन करते हुए हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत होना चाहिए। लेकिन अहंकारी राजा ने शांत बौद्धों के विचार को महत्व देते हुए ब्राह्मण का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और यही नहीं, भरी सभा में उसे अपमानित करके सैनिकों द्वारा उसकी शिखा का उपहास करते हुए खींचकर सभा भवन से बाहर करा दिया था। लेकिन आज आचार्य चाणक्य की एक एक भविष्यवाणी, उनकी एक एक चिंता और एक एक कथन बिल्कुल सही उतरे हैं। आज यदि इस तट पर यवनों को न रोका जाता और इसके लिए आचार्य की योजना को न मानकर मालव और शूद्रक जाति के बीच थोड़े से ही प्रमाद में यदि यवन सेना शत्रु को बिना किसी अवधान के पार कर जाती तो मगध तक पहुंचने से उसे कोई नहीं रोक सकता था और यह कलंक मगध में गांधार राज तक सभी के ऊपर लगता। कितना बड़ा साहस किया चाणक्य ने, कितनी आगामी योजनाओं को सोचने की शक्ति है उनमें और कितने बड़े संकट का पूर्वाभास कर लिया था उन्होंने। वाह मगध नरेश नंद, तुम भी कितने मूर्ख हो। तुमने अपने ही राज्य के एक हित चिंतक को समझने में इतनी बड़ी भूल की। मुझे वापस लौटने के लिए कितने संदेश भेजे, किंतु आज मुझे लग रहा है कि यह मेरा कितना सार्थक उपयोग हुआ है। मगध की रक्षा के लिए मैंने भी अपनी सेवाएं प्रस्तुत की। अमात्य होने के कारण मेरा भी तो यह दायित्व है। वह अभी यह सोच ही रहा था कि दुष्ट नंद के भेजे चाकरों ने उसके सम्मुख मगध सम्राट का आज्ञा पत्र प्रस्तुत कर दिया। यह क्या है? मेरे राष्ट्र धर्म की प्रतिपालन का यह पुरस्कार, मुझे बंदी बनाने का आदेश है। वाह महाराज नंद, क्या आदेश है। मैंने मगध की रक्षा में अपना जीवन दांव पर लगाया, लेकिन यह राजसेवा कितनी कुटिल और विश्वासघाती है। और फिर अपने आप में बड़बड़ाते हुए पराजय हो जाती मगध की, मर जाती कट जाती प्रजा, उत्तर जाते नंद राजगद्दी से और स्वयं बंदी हो जाते, मारे जाते एक पशु की तरह। लेकिन मैंने तो अपने नागरिक होने का धर्म निभाया। आए हुए सैनिकों के नायक ने आदेश दिया, बांध लो अमात्य राक्षस को और आज्ञा के अनुसार ले चलो महाराज नंद के सम्मुख। सैनिक राक्षस की ओर बढ़े, लेकिन इससे पहले ही उन्हें पीछे से एक आवाज उभरती है, ठहरो, इस साहसपूर्ण दुष्कृत्य से पहले देखो, तुम्हें प्रतिरोध में हम भी खड़े हैं। मालव और शूद्रक अभी मरे नहीं। तभी राक्षस ने उनसे कहा, आप कौन हैं? आचार्य चाणक्य भेजे आपके जीवन रक्षक अमात्य। चाणक्य ने हमें आदेश दिया है कि जब तक यवनों का उपद्रव पूरी तरह शांत नहीं हो जाता, तब तक हमें अपने गुल्मों के सभी नायकों, सैनिकों
आदि की रक्षा करनी है। और हाँ अमात्य, आपको आचार्य चाणक्य ने याद किया है, यह पत्र आपके लिए है। आश्चर्य से, मेरे लिए पत्र? क्या समाचार है? आप स्वयं देख लें। राक्षस पत्र को खोलकर पढ़ते हुए चाणक्य की बुद्धि का लोहा मान बैठता है। अलका का सिंहरण से विवाह हो रहा है और उसमें आचार्य ने राक्षस को भी सम्मान पूर्वक निमंत्रण दिया है। मुस्कुराते हुए, क्या प्रखर प्रतिभा है आचार्य की, कैसा खिलवाड़ करते हैं वे कूटनीति से। चाणक्य के भेजे सैनिकों ने नंद के सैनिकों को बंदी बनाकर उपनायक द्वारा बंदी गृह भिजवा दिया और नायक स्वयं राक्षस को साथ लेकर चाणक्य की सेवा में उपस्थित होने चल दिया। नायक ने मार्ग में ही राक्षस को यह समाचार दिया कि पराजय के बाद यवनों ने मालवों से संधि करने का प्रस्ताव भेजा है और सिकंदर ने उस वीर बालिका को देखने की इच्छा प्रकट की है जिसने दुर्ग में सिकंदर को अपनी जान पर खेल कर रोका था। हाँ आर्य अमात्य, यह तो मैं बताना भूल ही गया कि इस अवसर पर स्वयं सम्राट सिकंदर भी उपस्थित होंगे। यह सुनकर बरबस ही राक्षस के मुंह से निकल पड़ा, तुम धन्य हो चाणक्य, वास्तव में तुम धन्य हो। अद्भुत मस्तिष्क पाया है तुमने। कैसी गोटियां चलाते हो कि सामने वाला धराशायी होकर रह जाता है। सिकंदर के बल से आतंकित होकर गांधार राज के पुत्र आम्बिक ने कायरतापूर्ण समर्पण कर दिया। पर्वतेश्वर की सेना बिखर गई और वह निरुपाय संधि के लिए बाध्य हुआ। उसी सिकंदर को मालव प्रदेश में तुमने ऐसी पटखनी दी कि वह भारत विजय के संकल्प को त्याग कर वापिस लौटने का संकल्प बनाता दिखाई दिया। भलानंद ऐसे कुशल और ज्ञानी विचार पुरुष की समझ को कैसे पचा पाता। तुम धन्य हो चाणक्य। धीरे धीरे ये लोग चलते गए और आचार्य चाणक्य के समीप पहुंच गए। वहीं राक्षस को महाराज नंद की पुत्री राजकुमारी कल्याणी भी मिली। अभी वे वहां पहुंचे ही थे कि राजकुमारी ने राक्षस को देखकर कहा, देखा अमात्य राक्षस, कितना विराट दृश्य था। कोई कल्पना कर सकता है इस संयोजन की। पता नहीं मगध को किस बात का डर है। तुम भूल रही हो राजकुमारी, सेनापति चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य मगध की ही प्रजा है जिन्होंने इस विराट दृश्य को सफल रूप से मंचित करते हुए हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। क्या मगध को इस बात पर गर्व नहीं होगा? तो क्या तुम यह हृदय से स्वीकार करते हो अमात्य? कृपया और अधिक लज्जित न करें आचार्य चाणक्य। मैं पहले ही अपने दुष्कृत्यों के प्रति सिर झुकाए आपके सम्मुख नतमस्तक हूँ। उचित कर्म के लिए तो शत्रु की प्रशंसा करना भी मनुष्य का धर्म है। और फिर आप तो हमारे अपने मगधवासी और मगध हितैषी हैं। आपके लिए शत्रु शब्द का संबोधन करके मैं अपने लिए नरक का द्वार नहीं खोल सकती। मैं आपके सम्मुख हृदय से आपकी श्रेष्ठता स्वीकार करता हुआ आपका अनुचर बना नतमस्तक हूँ आचार्य चाणक्य। यदि ऐसा है तो अब तुम चाहो तो मगध लौट सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मेरे आदेश से पूर्व यहाँ का कोई समाचार मगध तक नहीं जाना चाहिए। आचार्य, कल राजकुमारी कल्याणी मगध लौटेंगी, पर मैंने अभी जाने के लिए निश्चय नहीं किया है। राजकुमारी जाए तो वह यह प्रतिज्ञा लेकर जाएं कि नंद से इस युद्ध परिणाम और स्थिति का कोई वर्णन न करें। मैं आश्वासन देता हूँ आचार्य। और हाँ राक्षस, मैं तुम्हारी भेंट सुवासिनी से करा देता, किंतु मुझ पर वह विश्वास नहीं करती। यदि तुम अपनी मुद्रा दो तो मैं उसे तुम्हारा समाचार भिजवा सकता हूँ। आर्य राक्षस ने अपनी पहचान की मुद्रा उंगली से निकालकर आचार्य के सम्मुख रख दी। आचार्य चाणक्य को अपने लक्ष्य में
एक और सफलता मिल गई। वह इस मुद्रा का सदुपयोग कर सकते हैं। चाणक्य मुद्रा लेकर और उनके आशीर्वाद देकर उन्हें विदा कर देते हैं। राजकुमारी मगध के लिए प्रस्थान करने की तैयारी में जुट जाती है और राक्षस अपने कार्य में लग जाता है। कितनी जल्दी कितना बड़ा परिवर्तन हो गया, इसके सिरे केवल दो ही व्यक्ति जानते हैं, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त। यहाँ से चलकर चाणक्य तेजी से उत्तरापथ की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ का दृश्य भी अपने आप में बड़ा जटिल बनता जा रहा है। रावी के किनारे पर सिकंदर की वापसी के लिए शिविर का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा और इसका आयोजन पंचनंद नरेश पर्वतेश्वर कर रहे हैं। लेकिन मन में एक गहरी उथल पुथल है। जिसका मस्तक सदैव ऊंचा रहा वही सम्राट सिकंदर के सामने तिरस्कृत हुआ, और वह भी एक स्त्री के द्वारा। अब जीवन का अर्थ क्या रह गया? अलका सिंहरण वर और वधु बन गए। वह अलका किस चालाकी से सिंहरण को मेरे बंदीगृह से मुक्त कराकर ले गई और मार्ग में मुझे भी गचका दे गई। सबसे अधिक कष्ट की बात तो यह है कि स्वयं सम्राट सिकंदर उसकी प्रशंसा करते नहीं थक रहा। इस अपमान का बदला दो ही तरह से लिया जा सकता है, या तो सिंहरण को मौत के घाट उतार दूं या फिर स्वयं आत्मघात कर लूं। और फिर एकदम भावावेश में आकर परमेश्वर ने अपने कुल्हे से छुरा निकालकर अपने पेट में घोंपने के लिए इरादा बना लिया। अरे, यह क्या कर रहे हो? और यह कहते ही चाणक्य ने अकस्मात वहां पहुंचकर पर्वतेश्वर का हाथ पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो चाणक्य, अब मेरे पास किसी की देने के लिए कुछ नहीं है। पहले छुरा छोड़ो, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने अपना राज्य दिया, प्रतिष्ठा दी, लेकिन यह तुमने स्वयं दिया, मैंने नहीं मांगा था महाराज पुरु। तो फिर अब क्या चाहते हो? क्या रोकना चाहते हो मुझे मरने से? केवल एक प्रश्न कर रहा हूं तुमसे, और तुम्हें इसका उत्तर देना होगा। तुम भी मुझे अपमानित करना चाहते हो? मैं मान गया हूं कि मुझे तुमने जो प्रस्ताव किया था और जो संकट पहचाना था और जिसके लिए तुमने मेरी सहायता मांगी थी, वह मेरा अपने जीवन का सबसे बड़ा अपराध था कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम सच कह रहे थे आचार्य, इसीलिए अब अपने प्राण त्याग कर मैं उस भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूं। लेकिन यह तो तुम्हें ही बताना पड़ेगा पुरु कि चंद्रगुप्त को तुम क्षत्रिय मानते हो या नहीं, और क्या सेनापति पद पर प्रतिष्ठित करके मैंने कोई भूल की? मुझ पर व्यंग बाणों की वर्षा मत करो चाणक्य, मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हूं। और यह जो विराट आयोजन इस नदी के तट पर हो रहा है, क्या चंद्रगुप्त के क्षत्रियत्व का इससे बड़ा कोई और प्रमाण हो सकता है कि मैं पंचनंद का राजा समर्थ होते हुए भी जो कार्य नहीं कर सका, वह सेना विहीन लेकिन दिव्य दृष्टि चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त ने कर दिखाया। हे आचार्य, अब मैं आश्वस्त हृदय से कह सकता हूं कि चंद्रगुप्त में एक छत्र सम्राट होने के गुण विद्यमान हैं। अब तो मुझे अपने जीवन से मुक्त होने दो। पुरु, तुम कायर तो नहीं हो? क्योंकि अगर होते तो आंभिक की तरह मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लेते और आर्यावर्त की प्रतिष्ठा को गिरवी रख देते। लेकिन तुमने अपनी मर्यादा के लिए युद्ध करना स्वीकार किया, इसलिए तुम वीर हो। और सुनो, यह भी ध्यानपूर्वक सुन लो कि ब्राह्मण राज्य कर्ता नहीं कराता है, वह राजा को बनाता है। उस नीति का निर्माण करता है जिस पर चलकर राजा और राज्य दोनों ही सुखी होते हैं।
इसलिए तुम अभी राज्य से मुक्त नहीं हो सकते। इसे मेरा आदेश मानो या निर्णय। तुम्हें अभी राज्य करना है पुरु, और वह कार्य जो भारतीयों के लिए गौरव प्रदान करता है, तुम्हें वह भी करना बाकी है। मुझे ऐसा कौन सा काम है जो गौरवशाली है और मुझे करना बाकी है? अचानक आश्चर्यचकित होकर पुरु अपने हाथ का छुरा फेंक देता है और चाणक्य से पूछता है, बताओ आचार्य, क्या कार्य है? जिन यवनों ने तुम्हें परास्त करके इस तरह अपमानित किया है, उनसे अपमान का बदला लेना है। यह अब संभव नहीं है आचार्य। हो जाएगा। तुम अभी अपनी दुर्बलता से परिचित हो, लेकिन तुम्हें अपने बल से भी परिचित होना पड़ेगा। कल तक जो बल तुम्हारे साथ जुड़कर तुम्हें और बलशाली बनाना चाहता था, तुमने उसकी उपेक्षा की थी, लेकिन आज तुम उस स्थिति में आ गए हो कि उस बल की वास्तविकता को समझ कर अपना वास्तविक बल पहचान सकते हो। मगध और मालव की सेनाएं आज भी तुम्हारे साथ हैं, और तुम केवल पंचनंद के ही स्वयंभू सम्राट नहीं हो, बल्कि आर्यावर्त की एक इकाई के रक्षक हो। यूं बिना सोचे विचारे काम से पहले ही अपने पैरों को लड़खड़ाने मत दो पुरु। तुम क्या हो, इसे पहचानो। तुम्हारी सत्ता में हस्तक्षेप करके यवन सम्राट सिकंदर ने जो क्षेत्र अधिकारी नियुक्त किया है और जिन नीतियों को वह यहाँ लागू करना चाहता है, यह मेरे जीते जी नहीं हो सकता। इसलिए राज्य की बागडोर तुम्हें स्वयं संभालनी होगी। लेकिन अब और कोई लेकिन वेकिन नहीं। वह दान नहीं था, बलात् हस्तक्षेप था। उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो फिर मेरे लिए क्या आदेश है? फिलहाल तुम सिंहरण को अपना भाई मानकर उसके विवाह को स्वीकृति देते हुए उन्हें आशीर्वाद दो, और अलका को अपनी बहन समझो। अलका? कहाँ है अलका? अलका का नाम सुनकर उसका बूढ़ा पिता गांधार राज तेज कदम बढ़ाते हुए उनके पास आया और पूछने लगा, पर्वतेश्वर या चाणक्य, दोनों में से कोई भी उस समय उसे नहीं पहचानते। तो पर्वतेश्वर ने चौंक कर कहा, तुम अलका के बारे में क्यों पूछ रहे हो, और तुम हो कौन जो इस समय यहाँ इस तरह आए हो? तब तक चाणक्य गौर से देखने पर उस वृद्ध को पहचान गए थे, इसलिए उन्होंने पर्वतेश्वर से कहा, राजन, मैं इन्हें पहचान गया हूँ। यह दुर्भाग्यशाली गांधार नरेश हैं। यह सुनकर तो पर्वतेश्वर झुक गया और उन्हें प्रणाम करते हुए सहारा देते हुए उपयुक्त स्थान पर बिठलाया। गांधार नरेश पर्वतेश्वर के इस सम्मान को पाकर पुलकित हो उठे, लेकिन निराशा के स्वर में बोले, तुमने मेरा आदर किया, तुम्हारा आभारी हूँ। मेरी संतान ने समूचे आर्यावर्त का बड़ा अनिष्ट किया है। चाणक्य ने बीच में रोक कर कहा, केवल आंभिक कहो गांधार राज, क्योंकि उसने तुम्हें लज्जित किया है, लेकिन तुम्हारी पुत्री अलका ने तो देश के गौरव में अपना सब कुछ होम करने का बीड़ा उठा लिया था। वह तो एक चिंगारी बन कर आई थी। उसी को तो देखने की इच्छा बाकी लिए मैं भी जीवित हूँ। मैं केवल उसको देखने के लिए जीवित हूँ आचार्य। गांधार राज, तुम्हारी पुत्री अब सौभाग्यवती होने जा रही है। आओ, तुम बहुत उपयुक्त समय पर आए हो। उसका कन्यादान अपने हाथों से करो। चलिए आचार्य। आओ पर्वतेश्वर, तुम भी आओ। और ये लोग उस स्थान पर चले जाते हैं जहां अलका और सिंहरण वर वधू के रूप में उपस्थित थी। सिंहरण और अलका का यह मिलन सभी के लिए सुख देने वाला समाचार था, लेकिन इसके साथ साथ धीरे धीरे एक और संबंध प्रगाढ़ता की ओर बढ़ रहा था। वह था चंद्रगुप्त और कार्नेलिया का। महर्षि दंडायन के आश्रम में जब से चंद्रगुप्त ने यवन सेनापति सेल्यूकस की पुत्री को देखा था, तब से ही चंद्रगुप्त उस गौरववर्णी शरद ऋतु के समान
सुंदर कार्नेलिया के प्रति प्रभावित हो गया था। आज उसी को अपने सम्मुख देखकर वह अपनी प्रसन्नता को नहीं रोक सका और उससे कह ही बैठा, कुमारी, आज तुम अनुमान लगा सकती हो कि मैं कितना प्रसन्न हूं। क्यों, ऐसी क्या बात है चंद्रगुप्त? यह कम प्रसन्नता की बात है कि तुम्हें छोटी सी मुलाकात के बाद मेरी स्मृति बनी रही। सेनापति, स्मृति कोई बहुत अच्छी वस्तु है क्या? यह तो जीवन का पुरस्कार है। तो क्या मुझे नहीं दिखाओगे इस पुरस्कार को? यह देखने के लिए तो तुम्हें खुद मेरी आंखों में देखना होगा। इतना भावुक मत बनो सेनापति। तुम जानते हो कि मैं यवन देश की रहने वाली हूँ। ऐसे समय में यादें बड़ा कष्ट देती हैं। ये केवल सांस के आने जाने के साथ आती जाती हैं। मैं तो ऐसा नहीं मानता, लेकिन क्या तुम ऐसा समझती हो? और क्या तुम भूल सकती हो कि कभी हम एक दूसरे के साथ अपरिचित होते हुए भी भावना में बंध गए थे? मैं नहीं जानता कार्नेलिया कि वह कौन सा बंधन या आकर्षण था जिसने तुम्हारी एक ही झलक को मेरे मन पर अंकित कर दिया था। मैं तो मानती हूँ, और शायद इसीलिए उस दिन से इस भूमि को देखने का मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया था। ये घने कुंज, ये नदियाँ, ये जंगल, ये बड़े बड़े पर्वत, हरी हरी क्यारियाँ, यहाँ की गर्मी, समूचा आर्यावर्त मेरे मन पर अपनेपन का लेप करता रहा है। सचमुच ये सपनों का देश है चंद्रगुप्त। यहाँ मैंने त्याग का अनुभव किया है। यह भारत भूमि मानवता की जन्मभूमि है। आर्य, यह कभी भूली नहीं जा सकती। तुम तो कविता करने लगी कार्नेलिया। हर वह संवाद जो छह तंत्री के सारे कपाट चीर कर सीधे भीतर से बाहर शब्द रूप में ढल कर व्यक्त होता है, स्वयं कविता बन जाता है चंद्रगुप्त। लेकिन यह जीवन की त्रासदी हो गई है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मुझे पूरा विश्वास था कि इस प्रदेश के क्षेत्राधिकारी मेरे पिता सेल्यूकस नियुक्त होंगे और मैं भारत को समीप से देख सकूंगी, लेकिन सम्राट ने फिलिप को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। तो इस बात में बुरा क्या किया कार्नेलिया? तुम तो मेरे होने पर भी यहाँ रह सकती हो। पता नहीं कहाँ से फिलिप ने टपक कर इन दोनों के बीच व्यवधान उपस्थित करते हुए यह वक्तव्य दिया और चंद्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, अच्छा, तो तुम बहादुर युवक, तुम यहाँ भी कार्नेलिया के साथ हो। सावधान हो जाओ फिलिप, और जो कह रहे हो उसे रुक कर और सोच कर कहो। तुम कौन होते हो मेरे ऊपर पाबंदी लगाने वाले? तुम्हारा और मेरा संबंध ही क्या है? फिलिप ने चंद्रगुप्त से कहा। और मुझसे भी संबंध नहीं है फिलिप्स, यह तो मैं मान लूंगा, लेकिन मैं नहीं देख सकता कि तुम चंद्रगुप्त से प्रेमालाप करो। क्यों, क्या पिताजी ने तुम्हें मेरा अंगरक्षक नियुक्त कर दिया है? अनर्गल बोलने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा फिलिप। ठीक है, मैं तुम्हारे इस आह्वान का स्वागत करूंगा। और जिस तेजी से आया था उसी तेजी से वह चला भी जा गया। कितना बड़ा अंतर है चंद्रगुप्त। सिकंदर ने भारत से युद्ध किया और मैंने भारत का अध्ययन किया। अरस्तु और चाणक्य दोनों ने अपने अपने शिष्यों को आमने सामने कर दिया, लेकिन यहाँ भारत आकर अरस्तु हार गया चंद्रगुप्त। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं इसे आचार्य चाणक्य की विजय ही मानती हूँ। तुम्हारा तो आज बेड़ा वापस लौट रहा है। हाँ चंद्रगुप्त, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं दोबारा लौटूंगी और मुझे भूलोगी तो नहीं। और फिर अपने जाने की तैयारी में व्यस्त हुई कार्नेलिया अपने शिविर की ओर लौट गई और उस जगह खड़ा चंद्रगुप्त
बहुत देर तक लौटती हुई कार्नेलिया को देखता रहा। उसे बार बार लगता रहा कि वह पीछे मुड़कर देखेगी, वह लौट आएगी, लेकिन वह न लौटी और न उसने पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि कार्नेलिया शायद जानती थी कि लौट आना संभव नहीं और पीछे मुड़कर देखने से चंद्रगुप्त इन चुगलखोर आंखों का रहस्य जान लेगा। धीरे धीरे चंद्रगुप्त लौट आया और प्रतीक्षा करने लगा उस शाम की, जब सिकंदर का बेड़ा अपनी यात्रा को अधबीच में छोड़ लौट जाएगा। क्या सोच रहे हो पुरु? मैंने जो कुछ किया अच्छा था या बुरा, यह तुम्हारी समझ में स्वयं आ जाएगा। यह जो रावी का तट है और सामने वापिस लौटने के लिए सिकंदर का बेड़ा तैयार है, एक आक्रांता द्वारा पैदा की गई अशांति का ज्वार आज थम जाएगा पुरु, आज थम जाएगा। मैं मानता हूँ आचार्य, आपका यह कार्य ऐतिहासिक कार्य बन गया। सुनो पुरु, अब तो तुम्हें चंद्रगुप्त के बाहुबल का भरोसा हो गया है। देखो, आज तुमसे फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ। एक बार पहले भी मैंने तुमसे कहा था कि नंद के हाथों से मगध का उद्धार करने के लिए तुम सहायता करो, और तुमने तब सीमा प्रदेश की हलचल से भयभीत होकर अपने पुराने वैर के कारण अपनी सेना के लिए कुछ सिपाही भी मुझे देने से मना कर दिया था। लेकिन राजन, आज मैं तुमसे फिर यह कहना चाहता हूँ और तुम ही से दोबारा मांग रहा हूँ सहायता की। अपनी सेना भेजकर मगध का उद्धार कर बिखरते आर्यावर्त की रक्षा कर लो। मैं अपने पिछले कृत्य पर शर्मिंदा हूँ आचार्य। आज मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हुए हृदय से प्रस्तुत हूँ। तो चलो पर्वतेश्वर, आज यवनों को विदा करके फिर इस पर योजनाबद्ध तरीके से विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस तरह बात करते हुए वे सब रावी के तट पर पहुंच गए। यहाँ का दृश्य बड़ा भावुक हो रहा था। सिकंदर, सेल्यूकस, कार्नेलिया और फिलिप्स यवन सैनिकों के जमवाड़े के साथ सिंहरण, अलका, मालविका और आंबिक भी विदाई समारोह में उपस्थित थे। गाजे बाजे के साथ सिकंदर महान को भारतीय प्रसन्नता पूर्वक विदा कर रहे थे। तभी आगे बढ़ते हुए सिकंदर ने चंद्रगुप्त को देखकर कहा, बधाई हो चंद्रगुप्त। मुझे किस बात की बधाई सम्राट? यह बधाई भारत के सम्राट चंद्रगुप्त को दे रहा हूं, क्योंकि जब तुम सम्राट होवोगे तब यहां मैं तो होऊंगा नहीं। इसलिए तुम्हें तुम्हारे राजा होने की अग्रिम बधाई दे रहा हूं। सच ही आज मुझे दंडायन मुनि का वह कथन स्मरण हो रहा है। कितना सही कहा था उन्होंने। वास्तव में मैं यहाँ आकर लड़ा अवश्य, लेकिन मुनि दंडायन के दर्शनों के बाद जय और पराजय का फासला बहुत अधिक नहीं रह गया है, और मुझे दोनों ही से अलग मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा ने ज़्यादा प्रभावित किया। आप तो दार्शनिक हो रहे हैं सम्राट। जहाँ आप जैसा आचार्य हो चाणक्य, वहाँ किसी को दार्शनिक होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। अरस्तु मेरे गुरु रहे, प्लेटो का मैंने अध्ययन किया है और इससे जो जाना है उसी से आपको प्रणाम करता हूँ आचार्य। आप वास्तव में धन्य हैं। मैं यहाँ तलवार खींचे हुए युद्ध की मुद्रा में आया था, लेकिन भारत की भूमि को जीत कर भी मन दे बैठा। मैं हृदय से पराजित हो गया आचार्य। मेरे लिए कितना सुखद अनुभव है कि जिन लोगों से रणभूमि में दो हाथ किए, आज मेरे लौटने के समय वही लोग मुझे भावभीनी विदाई देने के लिए उपस्थित हैं। आप लोगों ने मुझे मित्रता का पात्र माना। मैं आपका और आपकी संस्कृति का अनुचर हो गया हूँ। आर्य सिकंदर, तुम वास्तव में वीर हो, गुणी हो और कुलीन हो। हम भारतीय सदा गुण की पूजा करते हैं। मैं चाणक्य इन सब की ओर से तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ
कि तुम आए और हमें मैत्री का अवसर दिया। अपनी नाव में चढ़ता हुआ सिकंदर धीरे धीरे नदी के रास्ते में बढ़ता हुआ दूर जाता हुआ एक परछाई की तरह नजर आ रहा था। वैसे उसका आना और आक्रमण करना भी तो एक सच्चाई थी। इतना सम्मान से उसे भारत में मिला। सिकंदर को लग रहा था कि जो अमिट खजाना उसे भारतीयों से मिला वह कभी खत्म नहीं होगा।